हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल D2 क्लासेस में। तो बच्चों, सबसे पहले हम अपने इस चैनल का इंट्रो कर देते हैं। हमारे इस चैनल पर क्लास 12 के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की टोटल टॉपिक्स आपको यहाँ पर क्लियरली पढ़ाए जाएंगे और आपको हर चैप्टर के लास्ट में एक माइंड मैप दिया जाएगा, जिससे कि आपको सॉल्ट समरी बनाने में आसानी होगी। तो हमारे इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और जो उसके बगल में बेल आइकन है उसे कर दीजिए ऑल पर प्रेस। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में हमें पढ़ना है अध्याय 1 यानी कि विद्युत क्षेत्र। ठीक है, हम पढ़ रहे थे विद्युत क्षेत्र। ये हमारा फिजिक्स का पार्ट 2 है। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से आप क्लिक करके पार्ट 1 देख लीजिए। तो चलते हैं विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने कल पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने पढ़ा कि प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है। ठीक है, और हमने पढ़ा स्पर्श द्वारा आवेशन पढ़ा, हमने इसके आवेशन पढ़े। ठीक है, तो आज हमें पढ़ना है कि किसी भी वस्तु पर मान लीजिए कि यही मार्कर है। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये मार्कर आवेशित है या अनावेशित है। ठीक है, तो हमें पता तो करना चाहिए ना कि इससे। तो एक उपकरण है जिसका नाम है विद्युतदर्शी। ठीक है, उस उपकरण का क्या नाम है? विद्युतदर्शी। ठीक है, एक उपकरण है जिसका नाम क्या है? विद्युतदर्शी। देखो, विद्युतदर्शी यानी इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, इलेक्ट्रोस्कोप यानी कि विद्युतदर्शी। ठीक है, तो विद्युतदर्शी क्या होता है? यह एक ऐसा उपकरण है, समझ लीजिए कि विद्युतदर्शी है तो जैसे ही हम किसी भी आवेशित वस्तु को पास में लेकर जाएंगे ना, तो पता चल जाएगा कि वह वस्तु आवेशित है कि नहीं। तो कैसे पता चलेगा, तो हम अभी पढ़ेंगे इसके बारे में। तो इलेक्ट्रोस्कोप होता क्या है कि यह एक ऐसा उपकरण होता है कि जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु पर, मतलब किसी भी वस्तु पर आवेश है या नहीं है, उसकी जांच कर सकते हैं। तो ठीक है, तो आप इसके बारे में क्या लिख सकते हो कि विद्युतदर्शी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश की स्थिति को क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। तो अब इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो विद्युतदर्शी होता क्या है? ठीक है, विद्युतदर्शी एक कांच का जार होता है। ठीक है, समझ लीजिए कि ये कोई कांच का जार है। ठीक है, क्या है? कांच का जार। ठीक है, तो कांच का जार होता है और ठीक है, यहाँ पर एक क्या लगा होता है? कार्क। ठीक है, कार्क। ठीक है, तो कांच के जार के बीचों बीच यानी एक ऊर्ध्वाधर क्या होता है? धातु की एक छड़ लगी होती है, धात्विक छड़ लगी होती है। ठीक है, एक क्या होता है? धात्विक छड़ लगी होती है। कैसी छड़ लगी होती है? धात्विक छड़। ठीक है, धात्विक छड़। ठीक है, तो ये जो धात्विक छड़ होता है, इसके सबसे ऊपरी वाले सिरे पर यानी कि यहाँ पर, ठीक है, एक धात्विक घुंडी लगी होती है, यानी धातु की घुंडी लगी होती है। ठीक है, क्या होता है? धात्विक घुंडी लगी होती है। ठीक है, धात्विक घुंडी लगी हुई होती है। और इसके सबसे लास्ट छोर पर यानी कि इसके धात्विक छड़ के सबसे लास्ट छोर पर क्या लगा होता है? एक स्वरपत्र लगा होता है। स्वरपत्र यानी सोने का ये बना होता है। ठीक है, पतला सा होता है, स्वरपत्ती। ठीक है, स्वरपत्र या स्वरपत्ती। देखो, इसमें क्या होता है? जैसे ही हम किसी आवेशित वस्तु को इसके पास लेकर जाएंगे, समझ लीजिए कि यही हमारा आवेशित वस्तु है, और जैसे ही हम धात्विक घुंडी के पास लेकर जाएंगे तो ये जो पहले स्वरपत्ती होती है ना, ये पहले पता कैसे होती है? समझ लीजिए कि एकदम पास समझ लीजिए ऐसे 2 पत्तियाँ हैं। जैसे ही हम इसको पास लेकर जाते हैं तैसे ही क्या हो जाता है? किस में कन्वर्ट हो जाती है? थोड़ा सा समझ लीजिए दूर हटती है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये मार्कर क्या है? आवेशित है। तो यानी कि जैसे ही हम कोई भी आवेशित वस्तु को कहाँ पर, समझ लीजिए कोई भी आवेशित वस्तु को समझ लीजिए कि इसके पास, किसके पास? धात्विक घुंडी के पास लेकर जाते हैं तो क्या होता है कि जो स्वरपत्ती होती है फैल जाती है। तो आप इसकी परिभाषा, जैसे कहीं पर भी आपसे किसी ने पूछ दिया या फिर बोर्ड एग्जाम में और कहीं दे दिया कि विद्युतदर्शी क्या होता है, तो आप क्या लिखेंगे? ठीक है, विद्युतदर्शी के बारे में यदि पूछ दिया तो आप लिख सकते हैं, देखो विद्युतदर्शी एक ऐसा उपकरण होता है कि जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु पर उपस्थित आवेश की स्थिति को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अब इसके बारे में लिख दीजिए कि इसमें एक कांच का जार होता है, जिसके बीचों बीच एक ऊर्ध्वाधर धात्विक छड़ लगी हुई होती है, जिसके ऊपरी सिरे पर धात्विक घुंडी लगी हुई होती है तथा सबसे निचले छोर पर स्वरपत्ती लगी हुई होती है। ठीक है, तो स्वरपत्ती लगी, जैसे ही हम धात्विक घुंडी के पास कोई आवेशित वस्तु, ठीक है, ये क्या है? कोई आवेशित वस्तु है। ठीक है ना, कोई आवेशित वस्तु है।
ठीक है। जैसे हम इसके पास क्या करेंगे, कोई भी आवेशित वस्तु लेकर जाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ से आवेश धीरे धीरे इसके पास आएंगे और जो स्वर्ण पत्ती होती है ना इसको दूर कर देंगे, ठीक है। तो जो स्वर्ण है ना, स्वर्ण पत्ती यानी सोना, ठीक है। आपको पता है ना सोना क्या होता है, विद्युत का बहुत ही अच्छा चालक होता है, ठीक है। सोना क्या होता है, विद्युत का बहुत ही अच्छा क्या होता है, चालक होता है, ठीक है। कौन, सोना। अब सोना के जगह पे, सोना तो बहुत ही महंगा होता है, तो हो सकता है कोई अफोर्ड ना कर पाए या फिर करना है आपको पता करना है, तो देखो सोना की जगह पे आप क्या ले सकते हो, एल्युमिनियम भी ले सकते हो, ठीक है। तो सोना की जगह पे आप क्या ले सकते हो, एल्युमिनियम भी ले सकते हो। तो आपको समझ में आ गया होगा कि विद्युतदर्शी यानी इलेक्ट्रोस्कोप होता क्या है, ठीक है। यदि समझ गए हो तो पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, कि भूले ना आप। ले लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो ठीक है, एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि एक कांच का जार होता है जिसके बीचों बीच ऊर्ध्वाधर एक धातु की छड़ लगी होती है, धातु की छड़ लगी हुई होती है, ठीक है। इसके सबसे निचले छोर पर स्वर्ण की एक पत्ती लगी हुई होती है और इससे सबसे ऊपरी छोर पर धात्विक घुंडी लगी होती है। जैसे ही धात्विक घुंडी के समीप कोई भी आवेशित वस्तु को लेकर जाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ से आवेश जैसे स्वर्ण पत्ती के पास आएंगे तो स्वर्ण पत्ती क्या हो जाती है, फैल जाती है। अब देखो आवेश इसी में आ गए इसलिए फैली हुई है। पहले पत्ती क्या होती थी, समझ लो एकदम पास होती थी, जैसे ही इस पर जब घुंडी के पास लाते हैं तो ये पत्ती क्या हो जाती है, ऐसे दूर दूर फैल जाती है, समझ गए। इसकी जगह पर आप एल्युमिनियम की भी पत्ती ले सकते हो। तो समझ गए हो, तो हम इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया अपने स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो देखो हमने आवेश के बारे में जान लिया। तो विद्युत क्षेत्र में पढ़ रहे, विद्युत क्षेत्र में आवेश आता है तो हमें पता चल गया कि किसी भी वस्तु पर आवेश को मापने के लिए हम विद्युतदर्शी का उपयोग करते हैं, ठीक है। एक नंबर में क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि किस उपकरण से किसी वस्तु पर आवेश की स्थिति को मापा जाता है, तो क्या, विद्युतदर्शी यानी इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। तो समझ गए आप। तो चलते हैं हम आवेश का मात्रक, ठीक है। आवेश मतलब कि आवेश को कैसे मापा जाता है, ठीक है। तो यानी यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। आवेश का मात्रक, जैसे आपको किसी भी पूछा कि आपका भार कितना है तो आप बताते हो ना, मैं 54 किलो का हूँ या फिर 50 केजी का हूँ, केजी, लास्ट में केजी यानी किलोग्राम, ठीक है। तो वो क्या है, आपका यूनिट है ना, या वो आपका क्या यूनिट है। जैसे हम कहते हैं ना कि वो उसको 3 न्यूटन के फोर्स से उसको ढकेला, तो जो ये न्यूटन है ना वो बल का एक मात्रक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम किसके बारे में बात करेंगे, आवेश के बारे में, कि आवेश का क्या मात्रक होता है। तो ठीक है ना, आवेश का देखो जो मात्रक होता है ना, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, ठीक है। तो आप लिख लीजिए मात्रक इसका क्या होता है, कूलाम, ठीक है। कूलाम को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल सी से, ठीक है। तो कूलाम को किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से, ठीक है। तो मात्रक इसका क्या होता है, कूलाम। तो हमें पता चल गया यूनिट ऑफ चार्ज यानी आवेश का मात्रक यानी आवेश की यूनिट क्या होती है, कूलाम। ये तो सब मतलब इसका आवेश का मात्रक हो गया। कौन सी पद्धति में, एसआई पद्धति, कौन सी पद्धति में, एसआई पद्धति में, ठीक है। एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक, ठीक है। एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक, ठीक है। एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, ठीक है। एसआई पद्धति मतलब इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली जिसे बोलते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम। देखो एसआई पद्धति में इसका मात्रक कूलाम होता है। एक होता है सीजीएस पद्धति, ठीक है। एक क्या होता है, सीजीएस पद्धति, ठीक है, सीजीएस पद्धति, ठीक है। अभी आपसे कोई भी अगर कहीं पर क्वेश्चन दे दिया है कि आवेश का मात्रक क्या होता है, तुरंत आप टिक लगाएंगे कूलाम का। अगर दिया है एसआई पद्धति में, अगर दे दिया है सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक, तो कूलाम लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। हर जगह कूलाम ही होता है, लेकिन अगर कहीं पर भी पूछ दिया सीजीएस पद्धति, सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ठीक है। सीजीएस का क्या मतलब होता है, सेंटीमीटर, सी का मतलब सेंटीमीटर और जी का मतलब ग्राम और एस का मतलब सेकेंड, ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ठीक है। तो एक पद्धति होती है। तो इसमें इसका मात्रक होता है, इसमें इसका मात्रक देखो होता है स्टैट कूलाम, ठीक है, स्टैट कूलाम, ठीक है ना। इसमें इसका मात्रक क्या होता है, स्टैट कूलाम, ठीक है। इसमें इसका मात्रक स्टैट कूलाम होता है। सीजीएस पद्धति में एक और मात्रक होता है, ठीक है। सीजीएस पद्धति का एक और मात्रक होता है, एक मात्रक और होता है, ठीक है। मात्रक सीजीएस पद्धति में भी मात्रक होते हैं जिसे बोलते हैं फ्रैंकलिन। क्या, फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, एफआर से, ठीक है। क्या, फ्रैंकलिन यानी कि एफआर। ये देखो एक होता है ईएसयू, ठीक है। एक ये तो मात्रक हो गया फ्रैंकलिन। देखो फ्रैंकलिन के बराबर इसका एक और मात्रक होता है, स्थिर वैद्युत
ठीक है। इसका एक मात्रक और होता है स्थिर वैद्युत इकाई, ठीक है, स्थिर विद्युत इकाई, ठीक है, स्थिर वैद्युत इकाई यानी ESU, ठीक है, ESU यानी स्थिर वैद्युत इकाई। ये दोनों मान बराबर ही होते हैं, या तो चाहे आप फ्रैंकलिन लिख लो या फिर स्थिर वैद्युत इकाई। अगर कहीं पर मान लीजिए अगर दे दिया है कि स्थिर वैद्युत इकाई यानी ESU किसका मात्रक है, तो CGS पद्धति में यह किसका मात्रक होता है, आवेश का। यदि फ्रैंकलिन भी दे दिया है तो आवेश का ही मात्रक होगा, ठीक है। तो एक कूलाम बराबर, देखो एक कूलाम में पता है कितने CG होते हैं, ठीक है। एक कूलाम में देखो 3 गुणे 10⁻⁹ ESU लिख दिया, मतलब समझ गए ना, स्थिर वैद्युत इकाई। और इतना ही इसके बराबर होता है 3 गुणे 10⁻⁹ FR यानी फ्रैंकलिन। ये दोनों बराबर होते हैं ESU और FR, ठीक है। या तो आप ए लिख सकते हो या फिर ए भी लिख सकते हो। इसका भी मात्रक CGS पद्धति में यही होता है, एक कूलाम में इतना होता है, ठीक है। तो ये आप समझ गए ना, ठीक है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो कल हमने इसके बारे में बता दिया था कि एक माइक्रो कूलाम में जैसा कि हमने कल बता दिया था कि आवेश, ठीक है, हमने आवेश का कल मात्रक भी बताया था कि एक देखो एक म्यूसी यानी कि माइक्रो कूलाम, इसे क्या बोलते हैं, माइक्रो कूलाम, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर म्यूसी यानी कि माइक्रो कूलाम, ठीक है। एक कूलाम मतलब जो कूलाम होता है ना, इससे सबसे छोटा होता है एक, मतलब इससे भी छोटा होता है एक म्यूसी जो होता है ना, वो 10⁻⁻6 कूलाम के बराबर होता है, ठीक है। और एक होता है यंसी यानी कि नैनो कूलाम, यंसी यानी कि क्या, नैनो कूलाम, ठीक है। ये जो एक यंसी होता है, एक नैनो कूलाम 10⁻⁹ कूलाम के क्या होता है, बराबर होता है। कल हमने बताया था कि 1 फैराडे, ठीक है, 1 फैराडे बराबर कितना होता है, 96,500 कूलाम। हमने कल ये आपको बताए रखा था, ठीक है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए यदि नहीं लिए हो तो, ठीक है। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, ले लीजिए। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे एक कूलाम क्या होता है। कभी कभी कोई पूछ भी देता है और कोई परिभाषा या फिर कहीं पर पूछ दिया एक कूलाम क्या होता है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लीजिए, हम बता दे रहे हैं एक कूलाम होता क्या है। पहले ये बताओ, देखो Q बराबर हमने 10वीं में पढ़ा था क्या होता है, IT, ठीक है। Q बराबर क्या होता है, IT, यानी कि देखो ये I यानी कि धारा है और ये क्या है, टाइम है ना, सेकंड, मतलब टाइम का हो तो सेकंड होता है ना, टाइम है ना। तो देखो Q बराबर IT है, तो देखो अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो देखो मात्रक क्या होता है इसका, देखो Q बराबर IT, इसका एक मात्रक होता है एम्पियर। देख लो इसका एक और मात्रक होता है, ठीक है। कूलाम का मतलब इसका एक और मात्रक होता है, कूलाम की जगह पे आप एम्पियर सेकेंड भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर कहीं पर दे दिया है एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है, ठीक है। एम्पियर सेकेंड भी किसका ही मात्रक होता है, मतलब कूलाम का ही मात्रक, सॉरी आवेश का ही मात्रक क्या होता है, एम्पियर सेकेंड। या फिर तो आप या फिर कूलाम भी लिख सकते हो, ठीक है, कूलाम, ठीक है। तो एक कूलाम की परिभाषा आप कैसे लिखोगे, देखो ये क्या है, धारा है, तो इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर, यानी कि 1 एम्पियर की धारा, मतलब किसी चालक में, धारा तो किसी चालक में होगी ना, तो इसका परिभाषा आप कैसे लिखोगे, किसी चालक में, ठीक है, किसी चालक में, ठीक है, कितने, 1 एम्पियर की, सब एक, देखो एक कूलाम की बात कर रहा है तो 1 एम्पियर की भी बात करेंगे, किसी चालक में 1 एम्पियर, ठीक है, ठीक है, किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा यदि 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जाए, कितने सेकेंड तक, 1 सेकेंड तक, यदि 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जाए, तो देखो 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जाए तो उस चालक में प्रवाहित आवेश कितना होगा, 1 कूलाम होगा। तो उस चालक में प्रवाहित आवेश, अब देखो आवेश की बात कर दिया तो उस चालक में प्रवाहित आवेश कितना होगा, प्रवाहित आवेश क्या होगा, 1 कूलाम होगा, ठीक है, 1 कूलाम होगा।
ठीक है। तो देखो बात कर रहे थे Q बराबर IT की, ठीक है। तो देखो यदि 1 कूलाम की बात करें तो किसी चालक में 1 एम्पियर, देखो I है ना, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने में, ठीक है, 1 एम्पियर की धारा यदि 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जाए, ठीक है, तो उस चालक में प्रवाहित आवेश कितना होगा, 1 कूलाम होगा। समझ रहे हो मेरी बात ना। 1 कूलाम की यदि कोई भी परिभाषा पूछ दे तो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। देखो इसका एक मात्रक और होता है, एम्पियर सेकेंड भी हम लिख सकते हैं कूलाम की जगह, ठीक है। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो हमने देखो मात्रक कितना पढ़ा हमने आवेश का, हमने देखो आवेश का मात्रक पढ़ा एम्पियर सेकेंड या फिर कूलाम। ये तो होता है एसआई पद्धति में, किसकी पद्धति में, एसआई पद्धति में, ठीक है। एसआई पद्धति में इसका ये मात्रक होता है। और सीजीएस पद्धति में हमने पढ़ा एक होता है स्टैट कूलाम, और हमने पढ़ा ईएसयू यानी कि स्थिर वैद्युत इकाई पढ़ा। और एक हमने और कौन सा पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था ना ईएसयू के बाद फ्रैंकलिन, जो कि बराबर होता है, यानी 3 × 10⁻9 फ्रैंकलिन 1 कूलाम के बराबर होता है। हमने नैनो कूलाम पढ़ा। एक जो कूलाम का मतलब होता है ना, सबसे छोटा होता है नैनो कूलाम, उससे थोड़ा सा बड़ा होता है ना, जो हमने लिखे था ना म्यूसी, माइक्रो कूलाम, ठीक है। तो आप लिख लीजिएगा, उस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और यदि आपके फ्रेंड्स हो तो उनके साथ शेयर करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड टेक केयर।